हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परमा नर्सिंग क्लासेस। आज हम देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसी भी सिस्टम की क्यों जरूरी होती है? देखो, एनाटॉमी से हमें किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और फिजियोलॉजी क्या होती है ताकि हमें उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में पता चले। एक बार अगर हमें बेसिक एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पता चल जाती है, उसी के बाद हमारे लिए बहुत इजी है इस चीज को समझना कि कौन सी डिसीज है, उस डिसीज में क्या मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक यानी कि हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। अब इसमें सबसे पहले आता है, अब हम जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है एक तो हमारी ब्लड वेसल्स और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है बॉडी का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी में जो भी चीज इधर से उधर फैलाई जाती है वो कौन करता है? हमारा हार्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसकी हेल्प से होता है? एक तो ब्लड वेसल की हेल्प से और एक हार्ट की हेल्प से। ओके, अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसमें क्या कैरी करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, तो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन देते हैं पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या वेस्ट प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्लड में ही लेके आते हैं और बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो प्योर फॉर्म का ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि विद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से लेके उसको बाहर निकालना। दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब हार्ट। अब सबसे पहले जो हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, उसके बारे में बात करते हैं। हार्ट जो होता है वो क्या होता है? देखो, हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो हार्ट का वेट हमें पता चल गया कि 250 टू 350। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए। सेकंड है इसकी सिचुएशन, ये कहां पे लोकेट होता है? तो ये कहां पे लोकेट होता है? मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनम में, और किस तरफ? टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी कि हमारे बिल्कुल मिड में ये लोकेट होता है, पर थोड़ा सा ये किस तरफ होता है? लेफ्ट की साइड में होता है। ओके, दो चीजें हमें हार्ट के बारे में पता चल गई। अब थर्ड होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ओके, अब 3 लेयर हार्ट की कौन सी होती हैं? कितनी होती है? 3 लेयर्स होती हैं। अब 3 लेयर क्या क्या होती है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की। अब ये जो लेयर्स होती हैं हार्ट की, सबसे पहले जो मैंने बोला एपिकार्डियम। एपिकार्डियम कौन सी होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, मायोकार्डियम ये मसल की बनी हुई लेयर होती है, और ये बीच वाली लेयर होती है, मसल लेयर होती है। ठीक है, और एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। ओके, तो ये 3 मेन लेयर्स होती हैं हार्ट की। अब इसके बाद एक और चीज भी होती है जो हार्ट को सराउंड करती है। अब वो क्या होता है? वो होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, ओके, अब वो होती है फ्रेंड्स पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम होता क्या है एग्जैक्टली? इट इज लाइक अ सैक, यानी कि ये थैले की जैसा होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 चीजें होती हैं। ओके, एक विसरल पेरिकार्डियम और एक क्या होती है? पेराइटल पेरिकार्डियम। तो फ्रेंड्स, विसरल का मतलब क्या होता है? विसरल का मतलब होता है ऑर्गन। ठीक है,
तो जो हमारे हर्ट की तरफ होती है वो होती है विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर की तरफ होती है वो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा हर्ट है, ओके, ये तो इसको जो सराउंड करती है, दिस इज एक थैले टाइप में जो चीज सराउंड करती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो ये आउटर होती है दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो ये अंदर वाली है रेड वाली, दिस इज विसरल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो कितना होता है, दैट शुड बी 5 to 20 ml। ये हर्ट को शॉक से बचाता है। ठीक है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वहां पे वो बिल्कुल फाइब्रोज्ड होती है ताकि हर्ट पे कोई भी शॉक का इफेक्ट ना आए। और इसके बीच में जो ये फ्लूइड भी होता है ये भी शॉक रेसिस्टेंस करने के लिए होता है, ताकि देखो कोई भी चोट लगती है तो कुशन, एक तरह से कुशन की तरह ये हेल्प करता है ताकि अंदर वाला जो हमारा ऑर्गन है उसको मिनिमम इंजरी हो। ठीक है, तो ये सब है हमारी हर्ट की लेयर्स। अब हम हर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब हर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको 1 by 1 डायग्राम से ही बता देती हूँ। जैसे ये हमारा हर्ट है, हर्ट का डायग्राम है। अब इसमें सारे स्ट्रक्चर्स की हम 1 by 1 बात करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या होता है, इसके दो एट्रियम्स होते हैं। ठीक है, एक ये, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम, यहां पे होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। दो ही वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या है, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट होते हैं, दो राइट एट्रियम, मतलब दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट। उसके बाद इसके वॉल्व्स की बात करते हैं। तो इसमें चार वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं चार वॉल्व, देखो। अब इसके जो वॉल्व हैं इसमें होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन से वॉल्व होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जब आयोटा से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है तो ये वॉल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं दे आर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, और दो इसमें होते हैं सेमिलूनर वॉल्व, ये वाले। ठीक है, जब आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो सेमिलूनर वॉल्व होते हैं, ये भी दो होते हैं। तो दो हमारे पास कौन से होते हैं, जो इधर होता है, ठीक है, उसमें 3 कस होते हैं। सो दिस इज ट्राइकिस्पिड वॉल्व। ओके, और जो इस तरफ होता है ये बाइकिस्पिड या मिट्रल वॉल्व इसको कहा जाता है। ओके, तो ये इधर होता है। तो ये चार वॉल्व होते हैं जो एक्चुअली हर्ट के जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये सब हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, इस मतलब इसके स्ट्रक्चर को बताती हूँ कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ देखो ये सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है, ये ब्लड लेके आती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 होता है, वो राइट एट्रियम में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, वहां प्योर होके आता है, और पल्मोनरी वेन से वापस आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, वहां से वेंट्रिकल से, और उसके बाद थ्रू आयोटा, ये देखो ये जो रेड लाइन है, थ्रू आयोटा हमारी बॉडी में चला जाता है। इस तरह से इसकी पूरी फंक्शनिंग होती है। तो ये है हर्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाकी इसके सारे फंक्शंस को डिटेल में हम 1 by 1 अभी पढ़ते हैं। अब आता है नेचुरल पेसमेकर्स ऑफ द हर्ट। देखो, जब भी हमारा, अभी मैंने बताया कि ब्लड आता है फिर वेंट्रिकल्स में जाता है फिर कहीं भी जा रहा है, तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले समझने की चीज होती है, बट वो जाता कैसे है। ठीक है, हमारा हर्ट है, देखो एक चीज है, चैम्बर्स हैं उसमें, पर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, बीच में वॉल्स भी है ना, वॉल्स उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो दूसरी जगह कैसे मूव होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल पेस मेकर्स। नेचुरल पेस मेकर्स मतलब क्या होता है, नेचुरली ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये पेस मेकर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करते हैं, जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरी जगह पे ब्लड जाता है। अब जो नेचुरल पेस मेकर्स हैं वो कौन कौन है, देखो इसमें है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, और
पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये चार मेन चीज होती है फ्रेंड्स जो इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजी फाइबर्स। ये हमारे हार्ट में हमेशा प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करवाते हैं। ओके, अब हम हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। अभी मैंने डिटेल में बताया हमारे नेचुरल पेसमेकर्स क्या है, उसी के बारे में अब मैं डिटेल में बता रही हूँ कि हार्ट पे एक्चुअली ये सारे वर्क कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं। सबसे पहले बताया साइनोएट्रियल नोड यानी कि एसए नोड, ये कहाँ होता है, एट्रियम में प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रियम में ये हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है जो राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम्स में। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, दोनों से वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, इसके बाद और ये कितनी उससे इंपल्सेस जनरेट करता है, जिससे 60 to 80 बीट्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंपल्स देता है जिससे 60 to 8 बीट पर मिनट की हार्ट रेट होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है दिस इज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उसके बाद ये जनरेट करता है। ठीक है, उसने एक बार अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट की, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फंक्शन किसका होता है, एवी नोड का। उसके बाद एवी नोड अपनी इंपल्सेस जनरेट करता है और उसके साथ साथ उसके बाद में यहाँ पे कौन होते हैं, ये होते हैं बंडल ऑफ हिज, और यहाँ पे ये कौन है, पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स है। तो ये सारे फिर प्रेशर लगाते हैं और यहाँ पे कंपैरेटिवली एवी नोड का जो प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं वो एसए नोड से थोड़ी सी कम होती है। कितनी होती है, 40 to 60। इवन जो ये पुरकिंजी फाइबर्स है ये तो और कम स्लोली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, अप्रॉक्सी 20। ठीक है, तो 20 बीट्स पर मिनट इस प्रेशर से। तो ये जब अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलती है, ऊपर मिल चुकी है अब इनको मिलती है। तो उसके बाद ये आगे ब्लड को पुश अप करते हैं। इस तरह से हमारा जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक और भी चीज है जो मैं आपको बताती हूँ, कंडक्शन सिस्टम में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, ये चीजें क्या होती है, ये भी हमारे कंडक्शन सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, एसए नोड। तो एसए नोड जब भी हमारा हार्ट जो होता है रेस्ट पे होता है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है सारी जगह पे। पर जैसे ही एसए नोड अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, ठीक है, तो वो सारा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है उसी की वजह से जो एट्रियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्योंकि वो पोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज में था बट अब उसने अपनी स्टेज चेंज कर ली, यानी कि वो डीपोलराइजेशन हुआ। और हुआ सबसे पहले कौन डीपोलराइज, एट्रिया, दोनों राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रिया। तो इसलिए इसको एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, क्योंकि सिर्फ एसए नोड ने एट्रिया को इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिया तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ईसीजी में सिर्फ पी वेव फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे करके पी वेव, क्योंकि वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आई हमारा हार्ट ने पुप अप किया और उसकी वजह से जो ईसीजी है वो राइज करती है। सो क्या फ्रेम करती है, यहाँ पे वो पी वेव्स बनाती है। ओके, अब सेकंड जो हमारा आता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो एवी नोड है, ओके, ये जो हमारा एवी नोड है ये क्या करेगा, अब इसने इलेक्ट्रिकल करंट दे दिया तो जितना भी यहाँ नेगेटिव चार्ज था जो ये वो पॉजिटिव हो चुका है, तो अब ये सारा भी पॉजिटिव हो गया। ओके, ये सारा पॉजिटिव हो गया। जब ये सारा पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल
और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, क्योंकि वेंट्रिकल भी पहले रेस्ट पे थे, अब एकदम से वो भी एक्टिव हो गए तो वो उनकी पोलराइजेशन स्टेट हट गई। पर इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, देखो एवी नोड भी काम कर रहा है, बंडल ऑफ हिस भी कर रहा है, पुरकिंजी फाइबर्स भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ईसीजी की वेव बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है, ठीक है, वो क्या बनाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, फर्स्ट हमारी पी वेव ऊपर बन गई, अब ये क्या करेगा, ये क्या है, क्यू आर एंड एस वेव। तो वेंट्रिकुलर, इस स्टेज को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, अब थर्ड स्टेज है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अगेन हार्ट को क्या कर चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए करने के लिए, और दोबारा से ये जो है ये चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, अगेन नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहां से हार्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा हमारे वेंट्रिकल्स का। तो उसकी वजह से जब नेगेटिव वो चार्ज होगा, पॉजिटिव एकदम से जब दोबारा नेगेटिव में चेंज होगा तो क्या होगा, टी वेव फॉर्म होती है, उससे दोबारा से एक पूप अप आता है, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज चल रहा था पूरे हार्ट में, एट्रियाज में भी, वेंट्रिकल्स में भी, हर जगह पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। अब हार्ट को उसके बाद जब ब्लड उसने पुश आउट कर दिया है तो अब उसको रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट चाहिए, छोटा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब हमारा यहाँ बना है तो उसके बाद दोबारा एक पूप अप होता है जिससे टी वेव फ्रेम होती है, ठीक है, और इस चीज को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है दोबारा से वो पोलराइजेशन वाली स्टेज में आ गए, यानी कि रेस्ट वाली स्टेज में आ गए। अब इस टाइम पे जो हार्ट में चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, वेंट्रिकल्स पहले नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ओके, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। इन तीनों के लिए ये हमारा समझना इजी है कि कैसे ये जो ईसीजी वेव्स हैं ये बनती हैं, किस तरह से फ्रेम होती हैं, कौन सा करंट कहाँ पे वर्क करता है, ये अब इस डायग्राम से आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसके बारे में कितनी होती है, देखो दो होती हैं कोरोनरी आर्टरी, वन इज राइट कोरोनरी आर्टरी और सेकंड इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या पार्ट होते हैं, एक तो एलएडी यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और सेकंड पार्ट क्या है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्योंकि जो जब हमारा हार्ट काम कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड कौन दे रहा है, हमारा हार्ट, पर हमारे हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, दो, तो दो टाइप्स में से राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के फर्दर कितने पार्ट्स हैं, दो, यानी कि एलएडी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये कहां पे ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी कर रही है वो मैं अभी आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो ये एक हार्ट का डायग्राम है जिसमें हम अभी बता रहे हैं कि कौन सी कहां से कर रहे हैं। तो सबसे पहले है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, राइट साइड में पूरा ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में, उसके साथ साथ वो कहाँ दे रही है, देखो ये पीछे से जा रही है, यानी कि ये और कहाँ दे रही है, जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारे वेंट्रिकल्स का, जो ये क्या है, ये दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इसने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को दे दिया, उसके बाद ये और कहाँ दे रही है, एसए नोड, एवी नोड, इनको भी दे रही है, उसके साथ साथ ये देखो पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि ये थोड़ा सा हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको भी देती है ब्लड सप्लाई। ओके, अब अगर हम यहां देखते हैं
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। ये राइट वाली हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे ब्लड सप्लाई दे रही है। अब लेफ्ट वाली कहाँ कहाँ दे रही है? अब जो लेफ्ट है, लेफ्ट यहाँ से देखो ये मेन आर्टरी लेफ्ट आर्टरी आ रही है। अब ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो सर्कमफ्लेक्स और जो दूसरी है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब उसके नाम से ही पता चल रहा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ जो नीचे आ जाए, ठीक है, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये कहां पे दे रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल को दे रही है, ओके। और वेंट्रिकल के भी किस पार्ट को दे रही है? आगे वाले पार्ट को दे रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है बस। पर जो सर्कमफ्लेक्स है वो कहां दे रही है? एक तो वो लेफ्ट एट्रियम को दे रही है, उसके बाद वो पीछे जाती है और उसके साथ साथ वो किसको देती है? जो वेंट्रिकल के साइड वाला हिस्सा है उसको भी देती है, ठीक है, साइड पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और इस तरह से जो पोस्टीरियर पार्ट है वेंट्रिकल्स का उसको भी कौन देती है? सर्कमफ्लेक्स। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा, सबसे पहले जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो कहां कहां दे रही है? राइट एट्रियम। देखो राइट कोरोनरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो कहां कहां दे रही है? राइट कोरोनरी आर्टरी कहां कहां ब्लड सप्लाई कर रही है? राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, हमारे सेप्टम में, उसके बाद हमारा जो एसए नोड पे, एसए नोड, एवी नोड, ओके। और कहां पे करती है ये? जो इंफीरियर नीचे वाला जो पार्ट है, इंफीरियर पार्ट ऑफ किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल। इंफीरियर जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है उसको भी सप्लाई कर रही है। ये इतनी सारी जगह पे किसने दिया है? हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी ने। अब हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसमें कौन सी? लेफ्ट जो एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है उसकी। अब वो कहां पे पार्ट देती है? वो देती है जी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है, और थोड़ा सा जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको भी देती है। इन दो जगह को देती है। उसके कॉन्ट्रेरी अगर हम सर्कमफ्लेक्स की बात करें तो सर्कमफ्लेक्स कहां दे रही है? सर्कमफ्लेक्स दे रही है हमारे लेफ्ट एट्रियम को, ओके। और उसके बाद क्या करते हैं? पोस्टीरियर और लेटरल, किसके पार्ट को? वेंट्रिकल को। यहां पे कौन दे रहा है? हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इस तरह से ये ब्लड सप्लाई दी जाती है हमारे हार्ट को। डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्टरीज हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड कितने टाइप की होती है? कौन सी हार्ट साउंड होती है? कौन सी नॉर्मल होती है? कौन सी अबनॉर्मल है? अब हार्ट साउंड के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले क्या होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है इसको क्या बोलते हैं? S1 भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सिस्टोल, ठीक है। ये कब होती है? ये प्रोड्यूस कब होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि सबसे ऊपर वाले वॉल्व कौन से होते हैं? हमारे एवी वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और क्या साउंड आती है इसकी? लब की आती है, ठीक है। और ये कहां सुनाई देती है? इट इज हर्ड बेस्ट एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये S1 क्या होती है हमारी? देखो S1 फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, ओके। S1 की तरह इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसको सिस्टोल भी कहते हैं। और ये एवी वॉल्व जब क्लोज होता है, जब हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व दोनों क्लोज होते हैं, दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और क्या प्रोड्यूस करती है? लब,
लब की साउंड आती है, ठीक है, और कहाँ होती है, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेकेंड हार्ट साउंड। ओके, सेकेंड हार्ट साउंड। अब जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं S2 से। ओके, पहले हमने S1 देखी, अब ये क्या है, S2, और इसको क्या बोलते हैं, डायस्टॉल, इसको डायस्टॉल भी कहते हैं। अब ये सुनाई कहाँ देती है, ये सुनाई देती है बेस ऑफ द हार्ट। और ये कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे दूसरे वॉल्व कौन से होते हैं, सेमी लूनर वॉल्व, जब हमारे सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। और ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, डब। ओके, ये डब की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमने देखा S2, इसको डायस्टॉल कहते हैं, बेस ऑफ द हार्ट पे प्रोड्यूस होती है। सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होते हैं, देखो दोनों सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो इसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, और क्या साउंड आती है, डब। यानी कि जो हमारे नॉर्मल हार्ट की साउंड होती है वो दो ही होती है, S1 और S2। वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, लब डब लब डब लब डब। दिस इज अ नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट। तो ये हमारे, पर सिर्फ दो ही साउंड नहीं आती, सम टाइम देयर आर अदर साउंड्स, ठीक है। वो क्या साउंड्स होती हैं, ये तो हमने अभी तक बिल्कुल जो नॉर्मल कंडीशंस में साउंड आती है वो है। अब नेक्स्ट क्या होती है, वो होती है S3, यानी कि थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड, अब इसको, ये क्या नॉर्मल है, नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो थर्ड हार्ट साउंड आती है वो कब आती है, इसको पहले तो कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप, ठीक है, वेंट्रिकुलर गैलप। इस साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें रैपिड फिलिंग होती है, ठीक है, जब एकदम से उनमें ब्लड फिल हो जाता है तो उसकी वजह से क्या कंडीशन होती है, वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन, डिस्टेंशन, ठीक है। गैलप का मतलब ही है डिस्टेंशन, मतलब कि जो हमारे नॉर्मल वेंट्रिकल्स थे, ओके, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये और ज्यादा डिस्टेंडेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। क्यों फूल जाते हैं, क्योंकि उनमें एकदम से ब्लड फिल हो गया, रैपिड फिलिंग हो जाती है। तो ये जो साउंड होती है ये क्या हमेशा वो होती है, नहीं, ये पैथोलॉजिकल भी होती है और फिजियोलॉजिकल भी होती है। अब किन कंडीशन में ये होती है, देखो, जो ये फिजियोलॉजिकल होती है ये बच्चों में हो सकती है, प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकती है, और अगर कोई अडल्ट है 30 से कम एज के लोग, अडल्ट लेस देन 30 इयर्स, उनमें ये हो सकता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ये पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी की वजह से हो, ये कुछ नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकती है S3 साउंड। और पैथोलॉजिकल किन कंडीशंस में होती है, जिन कंडीशंस में हमारी जैसे मिट्रल रीगर्जिटेशन, जिन कंडीशंस में, अब मिट्रल रीगर्जिटेशन में क्या होता है, जब आपके वॉल्व्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स एकदम से ओपन हुए, उनमें एकदम से ब्लड ज्यादा फिल हो गया। तो इस तरह की सिर्फ मिट्रल रीगर्जिटेशन नहीं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस वगैरह में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। अब ये साउंड कैसी प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है कैन टेक वाई। तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करती है,
केंटक वाई, केंटक वाई, केंटक वाई, ठीक है। तो इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हम इसके बारे एक और चीज भी देखते हैं, साउंड जो हर्ट साउंड 4, ठीक है। अभी तक हमने 3 देखा, 4 भी होता है, हर्ट की 4th साउंड भी होती है, बट वो बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है। ओके, जैसे S3 तो कुछ कंडीशंस में नॉर्मल हो सकती है, पर जो 4th हर्ट साउंड होती है, इट इज ऑलवेज ये हमेशा क्या होती है, पैथोलॉजिकल होती है। और इसको क्या कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल गैलप। एट्रियल गैलप, जैसे हमने गैलप का मतलब पहले देखा था, मतलब डिस्टेंशन। जब वेंट्रिकुलर गैलप है, इसका मतलब है वेंट्रिकल्स डिस्टेंड हो गए, और जब एट्रियल गैलप है, इसका मतलब है एट्रियल, जो हमारा एट्रियम्स है वो डिस्टेंडेड हो गए। ये किस कंडीशन में होते हैं, कि जब हमारा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड ले ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर फिल होता रहेगा और उसकी वजह से डिस्टेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा पैथोलॉजिकल ही होता है। और ये किन कंडीशंस में होता है, इसकी साउंड क्या आती है, टेनसी, टेनसी, ठीक है, टेनिसी, टेनिसी, इस तरह की साउंड ये वो करता है। अब ये किन कंडीशंस में होती है, जैसे कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफी, इस तरह की केसेस में क्या होता है कि जो एट्रियल गैलप होने के चांस होते हैं और ये 4th आउटसाइड प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम इसकी जब हम ये इस तरह से देखते हैं तो नॉर्मल क्या साउंड होती है, S1 और S2, ये इस तरह से आती हैं 1 by 1। ओके, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ये हमारी नॉर्मल हर्ट साउंड है। पर जो S3 होती है वो इमीडिएटली आफ्टर S2 आती है, ठीक है, और केंटक वाई करके इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, वो देखते हैं, उस ऑस्कल्टेशन से ही पता चल जाता है। जब भी आपका चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो उन्हें पता चल जाता है कि क्या कोई कंडीशन है, कोई ऐसे हर्ट साउंड से भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई हर्ट कंडीशन तो नहीं है क्लाइंट को, ठीक है। और S4 साउंड जो है वो S1 से पहले प्रोड्यूस होती है, और वो कैसी साउंड देती है, टिन्निस से, टिन्निस से। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में कौन सी 2 साउंड होती है, S1 और S2। तो ये सब है हमारा हर्ट साउंड। अब हम देखते हैं हर्ट रेट के बारे में। हर्ट रेट, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी नॉर्मल हर्ट रेट। अब हमारी नॉर्मल हर्ट रेट कितनी होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ओके, 60 से 100 जो बीट्स होती हैं वो नॉर्मल होती है हर्ट रेट। उसके अलावा अगर ये 60 से कम होती हैं, अगर लेस देन 60 है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और इफ इट इज मोर देन 100, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, दिस इज टैकीकार्डिया। तो ये वर्ड्स हमें याद रखना है, जब भी हार्ट रेट कम हो रही है तो ब्रेडी, और अगर ज्यादा हो रही है तो टैकीकार्डिया। ओके, तो नॉर्मल हमारी क्या होगी, 60 to 100। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, या अगर किसी की 50 है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी की 110 है उसको क्या बोलेंगे। तो हमें ये बेसिक से टर्म पता होने चाहिए। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते और ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो हार्ट रेट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही आती है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, देखो जब ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की है तो हमारे हार्ट को कुछ चीजें नर्व्स की भी सप्लाई होती है, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग को काम करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, जो खुद से काम करता है।
हमारे कहने पे हमारे हिसाब से काम नहीं करता, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ। देखो, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो मेन चीजें होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। देखो, ये सबसे पहले क्या होती है, ये यहाँ पे वेगस नर्व होती है, और वेगस नर्व जो होती है हमारे हार्ट को जो सप्लाई करती है, ये क्या करती है, वेगस नर्व क्या करती है, ये पैरासिम्पैथेटिक होती है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाईज करती हैं, और ये क्या करती है, रिड्यूस करती हैं हमारी हार्ट रेट को, और जब हार्ट रेट कम होएगी तो अल्टीमेटली हमारा बीपी भी कम होता है, ठीक है। उसके कॉन्ट्रेरी जो ये थोरेसिक नर्व्स होती हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकलती हैं, ये सारी नर्व्स क्या करती हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, और सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं हमारी हार्ट रेट को, और इंक्रीज ही करती हैं हमारे बीपी को। तो इस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज करके हमारे बीपी को रेगुलेट करती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स। अब हमारे हार्ट में देखो, अभी तक हमने सब कुछ हार्ट के बारे में पढ़ा है, अब हम उसकी ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है, देखो, सबसे ऊपर आती है आर्टरी, आर्टरी के बाद आती है आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल के बाद आती है कैपिलरी, उसके बाद आती है वेन्यूल, और लास्ट में आती है वेन। तो इस तरह से ये हमारी होती हैं सारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को जो होता है हमारी ये सारी, अब आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। आर्टरी की जो फर्दर डिवीजन होती है उसको कहते हैं आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल के बाद वो आगे जाके कैपिलरीज में फर्दर डिवाइडेड होती है, और कैपिलरीज में एक्चुअली जो ब्लड एक्सचेंज होता है, जो हम जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेल्स को देती है और वहां से CO2 लेता है, वो कैपिलरीज के वहां पे होता है। उसके बाद वेन्यूल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और लास्ट में वेन्स, और वेन आगे जाके क्या करती है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा में चेंज हो जाती, मतलब मर्ज हो जाती है जाके सारी वेन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब इनमें क्या होता है डिफरेंस, मैं थोड़ा बताती हूँ। जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ होता है, और वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है। तो हाई प्रेशर कहाँ होता है, यहाँ, और यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर। तो सबसे लो प्रेशर अगर हम बात करें तो किसमें होता है, वेन्स में, और वेन में भी अगर फर्दर ऑप्शन दिया हुआ इंफीरियर वेना केवा या ऐसे, तो उनमें होता है, ठीक है। तो सबसे लो प्रेशर किन में होता है, वेन में। अब आर्टरी और वेन में और क्या डिफरेंस होता है, जो आर्टरी का ब्लड होता है, ठीक है, वो पल्सेटिंग होता है। जब आर्टरी कभी भी कट जाती है या कुछ भी, या आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो होता है वो पल्सेटिंग फॉर्म में चलता है, जबकि जो वेन का ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है। इसीलिए जो भी हम ज्यादातर प्रोसीजर के लिए प्रीफर वेन्स को करते हैं, साइड बाय साइड जो वेन्स होती हैं, जब भी आपने देखा होगा इंजरी होगी, एकदम से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, स्मूथली निकलना शुरू हो जाता है, तो ये वेन्स की वजह से है। तो इनमें ये डिफरेंस है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होती है। ये हमें इनके बारे में याद रखना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, अभी उसको डिटेल में दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले है पल्मनरी सर्कुलेशन। अब पल्मनरी से ही हमें पता चल रहा है द सर्कुलेशन विच इज रिलेटेड टू लंग्स, यानी कि जो हमारा सर्कुलेशन लंग से जाके होता है, यानी कि ये वाला जो सर्कुलेशन है दिस इज पल्मनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक का मतलब है बॉडी, जो पूरी बॉडी में जा रहा है, यानी कि ये वाला जो सर्कुलेशन है दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, पल्मनरी मतलब जो लंग से रिलेटेड होता है, और सिस्टमिक मतलब जो फुल बॉडी से रिलेटेड होता है। अब इसमें एक्चुअली होता कैसे है, देखो, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, वो आता है हमारे राइट, देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, थ्रू पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में,
अब लंग्स से ये कहाँ जाता है, अब लंग्स में ये प्योरीफाई होता है, ठीक है, लंग्स में जाता है और वहां पे क्योंकि जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जाने के बाद ये जो ब्लड होता है वहां पे प्योरीफाई होता है थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में चला जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारी ब्लड वेसल्स में फिल होता है और वहां से वो कहाँ आता है, राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, आयोटा में, और आयोटा से वो कहाँ जाता है, फुल बॉडी में, ठीक है, आयोटा से पूरी बॉडी में जाता है। और पूरी बॉडी में जैसे कि मैंने बताया था आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू ये इधर से ये ट्रांसफर होता हुआ आया, ठीक है, ये यहाँ ट्रांसफर हुआ और यहाँ ये कैपिलरीज पे जाके इनमें अगेन एक्सचेंज होता है। एक हमारा लंग में हो चुका है, यहाँ पे होता है, अब ये प्योर ब्लड यहाँ से लेके आ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, कैपिलरीज में जाके गैसियस एक्सचेंज होता है और वो CO2 ले लेते हैं। CO2 यहाँ ब्लड में चला जाता है और इनको क्या मिलता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कौन यूज करता है, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स काम करने के लिए। तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्यूल और वेन्स के थ्रू लास्ट में कहा जाते हैं, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। जो ऊपर से ब्लड लेके आती है दैट इज सुपीरियर वेना केवा और जो नीचे से बॉडी से लेके जाती है वो इंफीरियर वेना केवा। तो इसके थ्रू अगेन वो दोबारा ब्लड कहाँ डालते हैं, राइट एट्रियम में, जो मैंने यहां से प्रोसेस बनाया। तो ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल है, ठीक है, इस ब्लड को लाना। तो हमने कहां से किया, हमने यहां से शुरू किया, उससे यहां गए, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड यहां से लंग में गया, लंग से ये पूरा अच्छे से लंग से ये प्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई होके ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और उसके बाद आयोटा के थ्रू ये हमारे बॉडी सिस्टम में गया, वहां पे आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के थ्रू कैपिलरीज से होते हुए एक्सचेंज हुआ, फिर वेन्यूल और वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से दोबारा हमारे राइट एट्रियम में आ गया। तो ऑलवेज ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है गैसियस एक्सचेंज का, और हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहता है। इसमें पूरा टाइम हमारे जो हार्ट है वो काम करता रहता है। इट इज इसीलिए इसको बहुत ही वाइटल ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से एक्सचेंज हुआ है। इसमें एक और चीज है फ्रेंड्स, देखो आर्टरी में मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया था कि आर्टरी जो होती है क्या करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, और वेन्स क्या होती है, इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर इसमें क्या मैंने यहाँ बोला कि पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, इट इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम वेन में सेम उसमें पल्मोनरी वेन, ओनली वेन्स होती हैं बॉडी की, ये 2 होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी 1 होती है, वेन्स 2 होती हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो इकलौती ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। देखो जो आर्टरी है वो क्या होती है, आर्टरी क्या करती है, हमेशा अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और वेन, वेन क्या करती है, टूवर्ड्स द हार्ट। यहां भी जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट कर रही है, ठीक है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। और वेन इट इज ऑलवेज कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट, तो टूवर्ड्स द हार्ट आ रही है तो वेन, पल्मोनरी वेन भी, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। बट ये एक्सेप्शंस के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हमें ध्यान से याद रखना है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है एक्सेप्शन में। तो ये सब आपने देखा फ्रेंड्स अभी तक हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।